अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बायोमॉलिक्यूल्स में जो आज हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो जिससे बनी हुई होती हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसलिए प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अमाइनो एसिड्स क्या हैं और ये कैसे बने हुए होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, अमाइनो एसिड आप सबको मीथेन का स्ट्रक्चर आता है, यह है उसका फार्मूला CH4। ठीक है, CH4 अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखें, इस तरह 4 जो ये हाइड्रोजन होते हैं इस तरह लगे हुए होते हैं। इसका कनेक्शन अमाइनो एसिड से कैसे है वो आप देखें कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे कि इसके इस हाइड्रोजन की जगह पे इस हाइड्रोजन की जगह पे एक ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, NH2। ये क्या है, अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, इसी तरह इसका ये वाला भी हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से उतार देंगे और इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, एक और ग्रुप लगाएंगे। वो ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह इसका ये वाला हाइड्रोजन यही रहेगा और एक इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करेंगे, उतार देंगे और इसकी जगह पे हम लिख देंगे R। R का मतलब ये पर होगा कि यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, अमाइनो ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। इसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और ये जो है ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो है इसकी जगह पे कोई भी ग्रुप हम और लगा सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। क्यों, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत सारी हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ जो 20 अमाइनो एसिड हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, जो दूसरी हैं वो अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रीली मौजूद होते हैं, उनका वो प्रोटीन्स नहीं बनाती हैं। तो जो 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की वही प्रोटीन्स बनाती हैं। 20 अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। तो इस बात को आपने याद रखना है। जो अमाइनो एसिड हैं वो तकरीबन 170 जो हैं उसकी टाइप्स पाई जाती हैं अमाइनो एसिड की। और जो प्रोटीन्स बनाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कितनी हैं, 20 हैं। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, और जो दूसरे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं, वो फ्रीली मौजूद होते हैं, वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह हम देखेंगे कि प्रोटीन्स किस तरह बनती हैं। तो आए देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जब अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करती हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो कैसे,
फर्स्ट तो हम बनाएंगे अमाइनो ग्रुप बनाएंगे, अमाइनो एसिड। एक मिनट, ये देखें, फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ये ग्लाइसिन है, ठीक है। आपने याद रखना है ग्लाइसिन जो होता है उसमें आर की जगह पे एच ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है। इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, इसको हम ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कहते हैं जिसमें एच ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके साथ इधर एक और ग्रुप लगाएंगे। आप ग्लाइसिन का ही दूसरा ले सकते हैं, एक और अमाइनो एसिड, मतलब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एक और ले सकते हैं, उसके साथ ही रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप कोई और अमाइनो एसिड ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे ही ले लेती हूँ, या फिर एलानाइन को ले लेते हैं। अच्छा, एलानाइन में क्या होता है कि यहाँ पर आर की जगह पे CH3 ग्रुप लगा होता है। आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। आप देखें कैसे रिएक्ट होगा। यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और जो है यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, रिमूव होगा, तो ये क्या रिलीज होगा, वाटर। तो ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे इस तरह बनते जाते हैं। तो जिस तरह ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, इस तरह इनके ये अमाइनो ग्रुप की तरफ से एक और अमाइनो एसिड जुड़ सकता है, और इसी तरह ये एक लंबी सी चेन बनाते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह जाके प्रोटीन्स बनती हैं। इसके इस सिरे को जो अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप जो होता है, अमाइनो ग्रुप जो होता है इसको N टर्मिनल कहते हैं। N टर्मिनल कहेंगे, और इसके C ग्रुप है तो इसको C टर्मिनल कहेंगे। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। इस तरह इन दोनों टर्मिनल से आगे मज़ीद जो हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। एंड टर्मिनल्स, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो अब आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि इस तरह प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस तरह जब बहुत सारे ये एक दूसरे के साथ मतलब अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएंगी प्रोटीन्स बन जाएंगी, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स को पढ़ते हैं। तो प्रोटीन्स को पहले हम इसकी क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे। देखें, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बेस पे मतलब डिफ़ाइन किया गया है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जब मतलब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त उनका जो सीक्वेंस होता है हर अमाइनो एसिड का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। उनकी नंबरिंग और उनकी सीक्वेंस वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इस बेस पे प्रोटीन्स को क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया गया था। अब हम जो प्रोटीन्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। कितने जो थे प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, ठीक है, 4 तरह के बताए गए थे। आपको इस बात का पता होना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे है टर्शरी स्ट्रक्चर, और देन क्वार्डनरी स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है। तो आप ज़रा इसके अंदर डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह अभी देख लें। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह अमाइनो एसिड बहुत सारे एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंगर था, एफ सेंगर, उसने क्या किया था, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रोटीन्स के इस तरह की सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। किसने बताया था? सेंगर ने। उनके मुताबिक क्या, इंसुलिन जो है वो उसके वो क्या करते हैं, उसके पास 2 चेन्स होती हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताती हूँ, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ जी। हम प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह की होती है, उसकी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और ये सबसे पहले इसके मुतल्लिक बताया किसने था? एफ सेंगर था जिसने बताया था, ठीक है। देन इसके बाद एक और मेन बात क्या है कि इसने क्या हुआ था, इंसुलिन के बारे में बताया गया था कि इंसुलिन जो है उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो कितने अमाइनो एसिड से बनी हुई है? 51 अमाइनो एसिड से बनी हुई है। और जो इंसुलिन है आगे इसके 2 चेन्स होती हैं, यानी ये 2 चेन्स के अंदर डिवाइड होते हैं इस तरह की। और जिसमें एक जो चेन थी उसमें 21 अमाइनो एसिड थे, और जो दूसरा था उसमें 30 अमाइनो एसिड्स थे, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखते हैं। और दूसरी एग्जांपल इसके अंदर एक और एग्जांपल बताई गई है, वो एग्जांपल बताई गई है हीमोग्लोबिन के बारे में, वो भी हम कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताया गया था, इसका भी किस तरह, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं 574, ठीक है। और इसकी चेन्स कितनी थी? इसकी चेन्स 4 थी, ठीक है। कितनी चेन्स थी इसकी? 4 चेन्स थी, ठीक है। 4 चेन्स में 2 अल्फ़ा था, 2 जो थे वो कौन सा था? अल्फ़ा थे, और दूसरे 2 चेन्स जो थी वो बीटा की थी, ठीक है। अल्फ़ा में कितने थे? 141, इसमें भी 141, यानी हर एक अल्फ़ा जो थी अल्फ़ा चेन जो थी वो 141 अमाइनो एसिड कंटेन किए हुए थी। और बीटा जो थी, बीटा चेन, उसके पास कितने थे? उसके पास 146 दोनों के पास थे, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप को आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके अंदर एक मेन बात ये थी कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बना हुआ, उसके अंदर डाइसल्फाइड, आपने याद रखना है कौन सा? डाइसल्फाइड उसके अंदर बॉन्ड मौजूद होता है। ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, तो आपने याद रखना है
उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद होती हैं। इस बात को अपने अच्छी तरह याद रखना है। कौन सी ब्रिजेस मौजूद हैं? इनके दरमियान में डाई सल्फाइड ब्रिजेस मौजूद हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या कर जाता है, वो फोल्ड हो जाता है, तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किस तरह फोल्ड हो सकता है, उसके पास दो चॉइस हैं। फर्स्ट तो वो इस तरह कर सकता है फोल्ड, दूसरा वो इस तरह करके फोल्ड हो सकता है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब देखें इसके अंदर जो ये वाले है इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इनके इधर बीच में क्या होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इधर भी इस तरह क्या मौजूद है, इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है, और तो और इसमें जो डाइसल्फाइड की हमने आगे बात की थी वो भी इसके अंदर है। ठीक है, वो भी बॉन्ड मौजूद है। और आपने याद रखना है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो कौन सा होता है, राइट हैंडेड होता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं ना, लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी। तो हमारे पास इसमें राइट हैंडेड प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड। ठीक है, आई होप कि आपकी इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो ये जो दूसरा बना हुआ है ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड। ठीक है, बीटा प्लेटेड। ये किस तरह आप याद रखते हैं, जैसे हम कपड़े को फोल्ड करते हैं उसी तरह ये है प्लेटेड। उसके मतलब उसको इंग्लिश में उन फोल्ड्स को प्लेटेड कहते हैं। तो आपने याद रखना है। और ये पाया भी कपड़ों के अंदर ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिल्क होती है, ठीक है, सिल्क उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स हैं ये केराटिन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, केराटिन्स आपको पता है कि हमारे जो नेल्स हैं और हेयर्स हैं उनके हेयर जो हैं हमारे जो नेल्स हैं और हेयर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसे बने हुए होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये मतलब सिंपल जो फंक्शन होते हैं स्ट्रक्चर सिंपल के लिए उनमें इस्तेमाल होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो आगे उनका आगे मज़ीद स्पेसिफ़िक और यूनिक और ज़्यादा फंक्शंस अदा करते हैं प्रोटीन्स, वो कौन से होती हैं, वो टर्शरी होती हैं। ठीक है, और अब हम टर्शरी के बारे में, टर्शरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसी को अगर हम फोल्ड कर दें इस तरह करके, तो इस तरह जो बनता है इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से किस तरह बना हुआ है, किन बॉन्ड से बना हुआ है, किन किन बॉन्ड से बना हुआ है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। जो प्राइमरी था उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद थे। जो सेकेंडरी था उसके अंदर एक और बॉन्ड का इजाफा हो गया, वो कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और फिर उसके अंदर डाइसल्फाइड भी मौजूद था। जो अब टर्शरी है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है आप उसको देखें। इसके अंदर एक और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। प्लस ये जो है आयन, इसको कौन सा कहते हैं बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसे।
और इसमें डाइसल्फाइड भी मौजूद है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। ठीक है, अब आपको इस बात को भी याद रखना है कि टर्शरी में इस तरह याद रख सकते हैं कि सेकेंडरी में सेकंड 2 और प्राइमरी 1 और टर्शरी 3 से निकला हुआ है, तो इस तरह इसके अंदर 3 ही बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और इसी तरह सेकेंडरी जो था उसमें 2 थे, तो इस तरह आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वार्डनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और क्वार्डनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी अब हम पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्वार्डनरी स्ट्रक्चर की आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। इस तरह यानी जो टर्शरी है वो क्या करता है, मज़ीद मतलब टर्शरी क्या वो फोल्ड करते हैं आपस में, तो यहाँ पर इनके बॉन्ड बन जाते हैं, एक दूसरे से इस तरह इंटरेक्ट होते हैं, जिसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। किस चीज़ का इजाफा हुआ है, कौन सी इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इस बात को आपने याद रखना है, इसके अंदर भी क्या क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड भी मौजूद है, आयोनिक, और आप एक और को हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये आप एग्जांपल कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन, इसमें क्या, इसमें एग्जांपल आती है हीमोग्लोबिन में, और जो टर्शरी था उसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, वो सारे उसकी एग्जांपल्स हैं, और इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल कौन सी है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप इस बात को याद रखना है। प्रोटीन्स की अब हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बेस पे और भी की गई है, तो देखें कौन कौन सी है। इस बात को अब आपने अच्छी तरह ये भी आपने याद रखना है कौन कौन सी है। वो 2 में डिवाइड किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन्स, और दूसरा हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस देखें। फाइब्रस देखें, फाइब्रस फाइबर से निकला है। फाइबर्स होता है, आप याद रखें कि जैसे धागा होता है, तो उसे आप याद रखें। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स इसमें एक से एक या एक से ज़्यादा जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ के मतलब फिब्रल्स बनाते हैं, और इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। ये जो है ये टर्शरी से बनी होती है। अब डिफरेंस आप देखते जाएं, टर्शरी स्ट्रक्चर से बनी हुई है, देन और इसमें क्या है कि ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल किस में होती है, इन एक्वस मीडियम में। ठीक है, एक्वस मीडियम में, मीडियम एक्वस मीडिया या मीडियम में। ठीक है, और ये जो है टर्शरी जो होती है हमारे पास सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्स काम करेंगे एक दूसरे के। देन जो फाइब्रस प्रोटीन्स होंगी ये नॉन क्रिस्टलाइन होंगी। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रह सकती, नॉन क्रिस्टलाइन है, और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। ठीक है, एक और इसमें आपने करनी है कि इलास्टिक
इन नेचर होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, और ये नॉन इलास्टिक होगी। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल आप याद रख लें, सिल्क, केराटिन, देन जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं एंजाइम, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये थे प्रोटीन्स के क्लासिफाइड किया गया है, किस किस में प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है, दो में स्ट्रक्चर की बेस पे। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और जो दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स उसके अंदर टर्शरी होता है। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं एक्वस मीडिया में, और ये ग्लोबुलर जो होती हैं ये सॉल्युबल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं। देन इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिल्क, केराटिन, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इनमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और इसके अंदर हीमोग्लोबिन्स आते हैं। और जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, कि नेचर किस तरह की होती है, इलास्टिक की तरह होती है, और ये नॉन इलास्टिक होते हैं। और मज़ीद अच्छा, अब हम इसके प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन्स फंक्शन हम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो बायोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में मौजूद होता है वो हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ चंद एक की बात कर लेते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पर एंजाइम्स का काम क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है, काम करना, उनको रेगुलेट करना, जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये फास्ट करवाता है। आपको याद रखना चाहिए अगर एंजाइम्स ही ना हों तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अहम काम अदा करते हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आपको पता है कि जो पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, यानी हमारी बॉडी की हिफाजत करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शन आ गया है, कोई भी बैक्टीरिया आया या वायरस आया है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और ये क्या करती हैं फिर उसके खिलाफ काम करती है। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार हमारा हाथ कट जाता है या कहीं भी हमें हमारे में इंजरी हो जाती है, तो उस वक्त फ़ौरन प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉट करने वाली प्रोटीन्स रिलीज़ होती हैं। रिसेप्टर्स भी क्या हैं, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स हैं। ओके, आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।